गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ चौथा, न्याय मंत्री, है ना। तो न्याय मंत्री जो होता है, एक अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए हमें शासन का आधार होती है। यानी अच्छा शासन उसी का माना जाता है जिसकी न्याय व्यवस्था अच्छी होती है और वह अपने उसमें पक्षपात या भेदभाव नहीं करती कि इसको ये महाराजा है या ये सैनिक है, ये एक छोटा है या बड़ा है, इसमें कोई भेदभाव न हो। वही अच्छी न्याय व्यवस्था यानी न्याय मंत्री होता है और वही न्याय मंत्री एक अच्छी समाज की व्यवस्था कर सकता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। यह घटना लगभग 250 वर्ष के पहले की है, यानी बहुत पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे तो बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया। ब्राह्मण के द्वार पर कौन आया? शिशुपाल आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यानी मैं यहाँ पे अपनी रात काट सकता हूँ। शिशुपाल ने अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। क्या थे? बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उसको सुनकर परदेसी चकित रह गया। उसकी बातें युक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, उसने कल्पना भी नहीं की थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूँ कि तब मेरा रक्त उबलने लगता है। परदेसी ने पैदा बताकर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट के पानी पी रहे हैं। रहने तो मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है, यानी आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। किसी को दोष निकालना बहुत आसान है, लेकिन कुछ करना कठिन होता है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, गुस्से से, यानी अवसर मिले तो दिखा दूंगा। न्याय किसे कहते हैं? तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर तो कोई अन्याय न होगा, सर्वथा न होगा, यानी बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। शिशुपाल का परदेसी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है, ब्राह्मण से कोई कठिन नहीं है, यानी ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनसा पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। महाराज अशोक राजकीय ठाट से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये वही थे, यानी जो उस दिन उनके यहाँ शिशुपाल के यहाँ आए थे। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं, यानी आप जो आए थे आपकी महाराज है, मुझे पता नहीं था। अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं करता। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपकी इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? महाराज ने शिशुपाल से पूछा। शिशुपाल ने हंसकर हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, यदि महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ।
कल प्रातःकाल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो, यानी क्या न्याय मंत्री बनाए जाते हो। शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम्ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई या कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर हाथ की अंगूठी उतारकर बोले, यह राजमुद्रा है। तुम कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध करते हो कि मैं न्याय कर सकता हूँ। 1 मास व्यतीत हो गए, 1 महीना बीत गया। न्याय मंत्री ने न्याय के सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया था। ऐसा प्रतीत होता था उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार बस में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा बस में कर लेता है, यानी कोई भी घटना वहां नहीं घट रही थी। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे परंतु किसी की हानि न होती थी। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था, वह केवल दंड देना जानता था। शिशुपाल क्या किसी को ऊंचा बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं देखता था, वो सिर्फ न्याय देखता था। दंड भी शिक्षा पर, ऐसी शिक्षा देने वाला दंड कि वह आके उसको न करे। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर हो गया था, यानी बहुत स्थिति सुधर गई थी। परंतु एक रात्रि किसी एक ने पहरेदार की हत्या कर दी। किसी ने क्या पहरेदार की हत्या हो गई। प्रातःकाल इस घटना की घर घर चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि राज कर्मचारी को मार डाला, और वह भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज की दिन रात एक कर दिया। यह घटना उसके शासनकाल में पहली घटना थी, यानी आज तक कोई भी घटना नहीं घटी थी। यह पहली घटना थी कि किसी की मृत्यु हो गई है, किसी को मार दिया गया। उसको खाना पीना भूल गया, आंखों की नींद उड़ गई। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर न रखी परंतु कुछ पता न लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था, यानी बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रही थी कि बताओ मैंने इसको अभी तक नहीं ढूंढा। वे कहते हैं तुमने कितनी जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया। न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते हैं घातक कब तक पकड़ा जाएगा, यानी जिसने हमला किया है वह कब पकड़ा जाएगा। न्याय मंत्री ने उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं, जल्दी ही पकड़ लूंगा, है ना। महाराज कुछ दिन ठहर कर फिर पूछते हैं तेरा पकड़ा गया। न्याय मंत्री कहते हैं नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। महाराज का क्रोध भड़क गया, उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगती। बादल की भांति गरज कर कहते हैं मैं यह नहीं सुनते सुनते तंग आ गया हूँ, यानी हर समय तुम्हें नहीं कहते थे कि नहीं पकड़ा गया, मैं तंग आ गया हूँ सुनते। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया परंतु हत्यारे का पता नहीं चला। 1 सप्ताह हो गया, यानी अभी भी कोई पता नहीं चला। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा तुम्हें 3 दिन की अवधि दी जाती है, यदि इस बीच में घातक न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल सी मच गई। 1 ही मास के अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। लोग चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु शिशुपाल का बाल भी बांका न हो, यानी उसे कोई भी हानि न हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ घातक की खोज कर रहे थे परंतु यहाँ तक कि तीसरा दिन आ गया और सब अब कुछ ही घंटे बचे थे।
रात के का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने जंगल बाजार में के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली। एक स्त्री ने पुकारा, तुम कौन हो? पहरेदार? शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ। जरा यहीं ठहरो, आज अंतिम रात्रि है। हाँ, अंतिम साधारण शब्द थे, परंतु इसका अर्थ साधारण न था। स्त्री तिलमिला कर खड़ी हो गई और उसने शिशुपाल को घटना का घातक के बारे में बता दिया कि कैसे हुई थी और क्या था। ठीक है। दूसरे दिन दरबार में तिल धरने का स्थान था, यानी लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र थी। आज न्याय मंत्री का भाग निर्णय होना था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री घातक का पता चला या लगा? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, लग गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर सोचा, फिर दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर श्रीमान, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इस सारा महाराज की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, सब एकदम शांत हो गए। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो, यानी तब सुर्ख लाल। नेत्रों से अग्नि कण निकलने लगे। वे तिलमिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तुझे यहाँ तक साहस हो गया कि मुझे ही बोलना है? न्याय मंत्री ने फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार करो। किसको? अशोक को, यानी महाराज को। यह घातक है, मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, अतएव अकेला पेश किया जाए। महाराज अपराधी के लिए नियत जंगले में खड़े हो गए। न्याय मंत्री धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसको मारा, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वह उद्दंड नहीं था, मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ। वह उद्दंड था। महाराज क्या कह रहे थे? वह उद्दंड था, यानी बहुत गलत था। तुम झूठ बोलते हो, तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है, मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका लिया। इस समय उनके हृदय में ब्राह्मण देव का समुद्र, ब्राह्मण मन का समुद्र हृदय मार रहा था। सोचते थे यह मनुष्य स्वर्ण है जो अग्नि में तपकर कुंदन हो गया है, यानी इसने मुझे भी नहीं छोड़ा है ना, कि मैंने अगर अपराध किया तो इसकी नज़र में मैं महाराजा नहीं, एक अपराधी ही हूँ। कहता था मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। वाकई में वह वचन झूठा ना था। अब इसने अपने कहने की लाज रखी। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा करके कहा, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। न्याय मंत्री ने एक व्यक्ति को हुक्म दिया, वह एक स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशयों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है मेरा काम न्याय करना है। यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या की गई है, उसका दंड असंभावी है, यानी कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। एक ईश्वर को दूसरा ईश्वर ही दंड दे सकता है, मैं मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यह काम न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज से चेतावनी देकर छोड़ दिए जाए और उनकी यह मूर्ति
फांसी पर लटकाई जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि नहीं किसी को भी फांसी लगाई जाती। एक है ना, न्याय मंत्री की जय जयकार हुई, लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। रात हो गई थी, न्याय मंत्री राजमहल पहुंचे और अशोक के सामने राजमुद्रा रखकर बोले, महाराज ये अपनी वस्तुएं संभालिए, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब यह कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमान, अशोक ने बात काटकर अपना आपका साहस मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह बोझ आप ही उठा सकते हो, मुझे कोई दूसरा इस पद के योग्य दिखाई नहीं देता है। न्याय मंत्री नियुक्त हो गए, अभी उनको न्याय मंत्री बना दिया गया। तो सुदर्शन जी की यह कहानी बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने बताया है कि जो सही है वो सही है और जो गलत होता है उसको गलत ही आंकना चाहिए, चाहे वह कितना भी उच्च व्यक्ति हो या उच्च कुलीन हो या कोई भी व्यक्ति हो, गलत करने वाला सदैव गलत ही होता है ना। तो बच्चों, आज इस कहानी को आपको पढ़ना है और इसके शब्द अपने नोटबुक में नोट